स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। एक्शन पैक्ड दिन होना चाहिए। कल की भारी गिरावट के बाद जो आधे घंटे में मूड माहौल बिगड़ा है, एटलीस्ट आज आप बाजार को थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। क्या ओवरसोल्ड लेवल से एक बार रिकवरी के अटेम्प्ट कर सकते हैं बाजार, या फिर ऊपरी स्तरों पर फिर आएगा दबाव? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। और जिस तरह से इक्विटी स्पेस में उठापटक हुई है, कमोडिटी स्पेस में भी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हो रहा है दायरे का कारोबार और डिमांड को लेकर कंसर्न्स बरकरार है। तो दीपांशु बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, क्योंकि सबका पेन पॉइंट डिमांड को लेकर ही है। डिमांड को लेकर ही पेन पॉइंट है और देखिए उसी की चिंता आपको बाजार में भी आती हुई दिख रही है। अब फाइनली हम देख रहे हैं एटलीस्ट एक रिबाउंड कल आपने आते हुए दिखा। 3 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा रिबाउंड आपने देखा है अमेरिकी बाजारों में। आज सुबह सस्टेन कर पाएगा नहीं, ये बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने भी अब ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कर चुका है। आरबीआई पॉलिसी में भी हमने ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखे थे। अब आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्रोथ कम होगी। रशिया यूक्रेन महंगाई की चिंता बनी हुई है, बट भारत अभी भी विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग देश रहेगा। हालांकि हमारा भी अनुमान 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। कच्चा तेल राहत की बात 5% फिसला है। ये जो आईएमएफ का प्रोजेक्शन कट हुआ है उसके बाद ही $107 के पास है। ब्रेंट क्रूड तो एटलीस्ट 113 पर परेशान नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ से और फिसलेगा या नहीं। एनबीएफसीज पर आरबीआई की सख्ती, बैंक्स की तरह अब कुछ और नियम एनबीएफसीज के लिए भी कर दिए हैं। जिस तरह से उनके सेक्टोरल कैप्स लगाए गए हैं, साथ ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और कंपनी से जुड़े लोगों को कैसे लोन्स दिए जा सकते हैं, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पर भी सख्तियां आई हैं। अच्छा कदम है एनबीएफसी रेगुलेशन की तरफ आरबीआई की तरफ से, यहाँ पर भी रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है। आज कई सारे कैश मार्केट के नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। पर नया एक बार एटलीस्ट थोड़ी राहत कल आती हुई दिखी है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। थोड़ी राहत है जहां तक कमोडिटी कूल ऑफ से हमें एक्शन मिल रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं आज ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें तो? मैं तो इनफैक्ट आपसे एफआईआईस की बिकवाली पर बात करने वाली थी, बट सिंस यू हैव मेंशन्ड ग्लोबल सेटअप किस प्रकार का दिख रहा है, तो एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंगली ये अपने आप को 80-90 अंकों के स्ट्रेंथ के साथ होल्ड किए हुए है। जापानीज मार्केट के लिए जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया था, ऑल्दो लगातार 8वें महीने हमने देखा है कि वहां पर वो नंबर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन 5 महीने में पहली बार हमने वो गैप थोड़ा सा कम होता हुआ देखा है। इंपोर्ट्स बढ़े हैं, उनके एक्सपोर्ट्स घटे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए चिंताएं बढ़ जाती हैं, और यही एक कारण है कि जापानीज मार्केट पर हम नजर जमाए हुए हैं। शुरुआत उसकी तकरीबन 250-300 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हुई थी, वो गेन्स उसने पेयर कर लिए हैं। बाकी एशियन मार्केट्स भी जो खुले हैं हमने देखा है कुछ सुस्ती ही यहां पर काबिज है। चीन में क्या हो रहा है दीप, किसी को पता नहीं है। एक समय कहते हैं कि वेडनेसडे तक हम बिल्कुल जीरो कोविड पॉलिसीज है वो अपनाकर सब कुछ निपटा लेंगे। शंघाई में बोल रहे हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने अपने जो ऑपरेशन सस्पेंड किए थे खुल रहे हैं, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली कि वहां पर हो क्या रहा है। और चीन में इस तरह का असमंजस, ये एक चिंता की बात होती है कमोडिटी स्पेस के लिए भी, इक्विटी स्पेस के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मेटल, एनर्जी और एग्री कमोडिटीज के कंज्यूमर्स में से आ जाता है। एब्सोल्युटली। तो चीन में जो एक्शन हो रहा है उस पर तो हमारी नजर है ही। ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटाया गया है। कल हमने देखा बाजार का मूड माहौल काफी बिगड़ा था। एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है बाजार में। अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बग्गा साहब, कल एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स में एक रिबाउंड जरूर आते हुए दिखा। आज सुबह एशिया के बाजार भी संभले हुए हैं, बट उससे पहले कल हमारे बाजारों में जो आखिरी आधे घंटे में हुआ उस पर कोई इनसाइट सर? तरह तरह के मैसेजेस चल रहे थे। एक नई स्ट्रैटेजी रशिया यूक्रेन में अडॉप्ट कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी सर तो उन्होंने 15 दिन पहले ही बता दी थी, जब कहा था कि हम सिर्फ अब ईस्टर्न यूक्रेन पर ही फोकस करने वाले हैं। तो वहां से कुछ ऐसा नया तो नहीं आया। बाकी भी ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक ही थे, बट ऐसा क्या हो गया सर जो आखिरी आधे घंटे में इतनी भारी बिकवाली आई? दीप, हमारे यहाँ वही एफआईआईस का जो नंबर 5000 करोड़ से ज्यादा आया, और अगर आप देखें एचडीएफसी ट्विंस और इन्फी में जितनी बिकवाली हुई 3-3 हजार करोड़ और 1,500 करोड़ का बिकवाली की गई इन काउंटर्स में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग था टॉप काउंटर्स में लास्ट 1 घंटे में, और जो लेके गया हमारे मार्केट्स को ट्रेंड के विपरीत। अदरवाइज आप देखें मार्केट ऊपर ही जा रहे थे कल, क्योंकि हमें लग रहे थे थोड़े ओवरसोल्ड हो रहे हैं मार्केट, बट बहुत भारी एफआई बिकवाली हुई। कोई बास्केट बेची गई कल दोपहर में जस्ट बिफोर द मार्केट एंड, तो उसी के कारण हमने देखा कि मार्केट इस तेजी से गिरा। वो क्या लाजमी था? अभी तो फ्लोज पे ही है, किसी का
ETF में देख रहे होंगे लिक्विडिटी इशू, और भारत में बहुत पैसे बने हैं लोगों के, और सेकेंडली इम्पैक्ट कॉस्ट लो है हमारी। इतने बड़े काउंटर्स को भी बेच के जाते हैं तो इम्पैक्ट नहीं आता है, तो हम देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा पैसे निकाले जाते हैं। तो ये तो अब ग्लोबल फ्लोज के ही चलते था। हमें भी तब लगा कि क्या कुछ खबर है, क्या न्यूक्लियर खबर है रशिया से। उल्टा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कल बहुत क्लियरली कहा कि कोई न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पे नहीं है, और ये तो काफ़ी ब्रॉडकास्ट था कि उन्होंने नॉर्थ यूक्रेन से अपनी सेनाएं हटा के अब ईस्टर्न यूक्रेन में वो एक लैंड कॉरिडोर बनाएंगे रशिया से क्रीमिया तक। तो ईस्टर्न यूक्रेन को टेक ओवर करने का अभी चल रहा है मुहिम, और उसके सामने अमेरिका भेज रहा है वेपन्स, वो भी वेल ब्रॉडकास्ट था। पिछले हफ्ते ही बाइडेन ने 800 मिलियन और आर्मामेंट्स देने की बात की थी। फिर लगा कि शायद कुछ सैंक्शंस आने वाले हैं क्या शाम तक, जिसके चलते मार्केट गिरे, बट वैसा भी कुछ नहीं हुआ, और अमेरिकी मार्केट तो बड़ी तेजी से बढ़े उल्टा, और अच्छा प्रदर्शन किया। फिर नेट खत्म होते हुए मार्केट्स, वो नेटफ्लिक्स के नंबर खराब आए, उसके चलते यूएस फ्यूचर्स नीचे गए। बट उसके सामने देखिए आईबीएम के बहुत अच्छे नतीजे आए कल। अब आगे देखते हैं जो बिग सिक्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनके नंबर्स किस तरह आते हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे। तो ओवरऑल क्या देखना है, एक ये जंग तो लॉन्गर चलेगी, जंग के चलते हुए कमोडिटी सुपर साइकिल को नए परवान मिल गए हैं, वो बढ़ेंगे। और तीसरा भारत के लिए क्या अहम है, हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो आपको देखना है कि कमोडिटी कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको दिखेगा कि मार्जिन्स कम होते हुए, तो वो उनसे हमें दूर रहना है। चौथा, इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में बढ़ेंगे, बट इसके सामने ये ज़रूर है कि चाइना और जापान अभी भी नरमी की पॉलिसी है, और चाइना में हमें लगता है कि और स्टिमुलस लाया जाएगा, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी क्लोज डाउन हो रही है, कम हो रहा है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके चलते आप स्टिमुलस की उम्मीद रख सकते हैं चाइना से। तो एक तरफा मार्केट नहीं होगा। पांचवा, ये जो डी ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, कोल्ड वॉर 2 है, वो ज़रूर रहेगा, बट उसमें जो रशिया के पलड़े में है देश, चाइना को अगर छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमिक। भारत न्यूट्रल है, रशिया के पलड़े में नहीं है। चाइना पे कोई सैंक्शंस लगा नहीं सकता, क्योंकि चाइना सप्लायर ऑफ चॉइस है दुनिया का। तो दुनिया की गाड़ी रुक जाती है अगर चाइनीज गुड्स नहीं आते हैं। उसका विकल्प नहीं है अगले 5 साल के लिए एटलीस्ट, जब तक चाइना +1 स्ट्रैटेजी में भारत जैसे देशों को सक्षम न किया जाए। तो ये सब इश्यूज आने वाले हैं। आज अहम है कि जो मैं बोलता हूँ, सैन फ्रांसिस्को प्रेसिडेंट मेरी डेली का वक्तव्य है, दीप वो सबसे एक्यूरेट रहती हैं। तो आज देखते हैं वो क्या बोलती हैं, वो बहुत अहम रहेगा। कल जिम पावल बोल रहे हैं, और साथ में क्रिश्चियन लगार्ड का भी वक्तव्य है। फ्राइडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड एंड्रू बेली बोलने वाले हैं। तो काफ़ी हमें इससे एक आइडिया मिलेगा। अच्छी बात क्या है, यूएस कंज्यूमर स्ट्रांग है, जो मैंने कल भी कहा था। यूएस की कंजम्पशन स्ट्रांग चल रही है। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सर्वे आता है, वो बहुत स्ट्रांग आया है। 59 के सामने 65 का सर्वे आया अप्रैल के पहले हफ्ते का। और उसमें क्या कह रहे हैं लोग, यूएस कंज्यूमर्स क्या कह रहे हैं, उनको सैलरीज बढ़ती दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती दिख रही हैं, और इन्फ्लेशन आगे चल के कम होती दिख रही है। 5 और 10 साल का जो नजरिया है इन्फ्लेशन का 3% का है, अगले साल का नजरिया इन्फ्लेशन कम होते दिख रही है। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर के दिमाग में कम होती है, और आपको अगर इकोनॉमिक सर्टेनिटी बढ़ती है कंज्यूमर के दिमाग में, उसके चलते कंजम्पशन बढ़ती है। ये बहुत ही मैं कहूँगा सेंटिमेंटली पॉजिटिव सर्वे आया कल, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे होता है यूएस का। तो नेट यही कहूँगा, ओवरसोल्ड है मार्केट, रिस्क ऑफ बहुत ज़्यादा रहा है, उतनी खराबी नहीं है। आरबीआई का ऑलरेडी जीडीपी पे उन्होंने गिराया था जीडीपी, तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो भारत का जीडीपी भी नीचे कह रहे हैं, वो तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था मार्केट्स में।
कल जो गिरावट है वो फ्लोज के चलते हुई है। ये फ्लोज कब थमेंगे? जब आपका डॉलर पीक आउट हो जाएगा। उसमें मुझे लगता है अभी 1 महीना है। जैसे रेट्स बढ़ते जाएंगे मार्केट्स उसको कर लेगा। एक और अहम बात कहूंगा दीप, कि जो 10 ईयर यूएस का यील्ड है, जो टिप्स होते हैं ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज जो होते हैं, वो पॉजिटिव रेंज में आ गए। वो नेट उसका जो रेट हुआ कल 2 बेसिस पॉइंट 0.02% वो पॉजिटिव रियल यील्ड में आ गया। ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी मार्केट ने पचा लिया है इन्फ्लेशन, और अगर रियल रेट ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है तो शायद मार्केट ओवर एस्टिमेट कर रहा है फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक्स के 8-9 हाइक्स होंगे या 75 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा मई में। आई थिंक वो सब अभी आउट ऑफ द विंडो हो जाएंगे। देखते हैं क्या बयान आते हैं अगले 2 दिनों में, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। बगा सर, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो आपने काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे दी और आपकी बातों से काफ़ी भरोसा भी आ रहा है कि द वर्स्ट कुड बी बिहाइंड अस वेरी सून। लेकिन मैं आईएमएफ की रिपोर्ट पर आपका व्यू लेना चाह रही थी। वर्ल्ड बैंक के बाद आईएमएफ का व्यू आना, मैं भारत के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि ये अच्छी खबर है कि बुरी। इसलिए क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेट उन्होंने इस साल के लिए, अगले साल के लिए घटाया है। लेकिन अगर हम भारत को बाकी देशों से कंपेयर करके देखें तो सबसे तेज गति से फिर भी ये बढ़ने वाला देश दिखाई दे रहा है ग्रोथ के लिहाज से। 9% से भले ही 8.2% कर लिया हो, तो क्या ये कॉन्फिडेंस देता है एफआईआईज को वापस आने के लिए? अभी नहीं, कुछ समय बाद? नहीं, आप देखिए, ये आईएमएफ हो या रेटिंग एजेंसीज हो, ये फॉलोअर्स होते हैं। इनकी रिपोर्ट्स बहुत देर से आती हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। तो एफआईज देखेंगे कि कंपनीज का मैनेजमेंट क्या बोलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है। ये जो मैक्रो रिपोर्ट्स हैं ये बैकवर्ड लुकिंग है। ये जब हो चुका है ज्यादातर, उसके बाद ये उसी ट्रेंड को एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको मार्केट इतना नहीं लेता है। ये हम फोर्स फिटिंग कर देते हैं कि मार्केट गिरा और आईएमएफ की रिपोर्ट आई तो आईएमएफ की रिपोर्ट के कारण मार्केट गिरा होगा, ऐसा नहीं है। तो एफआईज जब आएंगे, हाँ, मैक्रो बेस्ड जो फैक्टर इन्वेस्टिंग करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड हैं, वो जरूर ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं कि भाई मैक्रो क्या दिख रहा है। बट आप भारत में जब पैसा लगाने आ रहे हैं, आप एचडीएफसी में लगा रहे हैं या टीसीएस में या इन्फी में या रिलायंस में, आप पूरा बास्केट जो भारत का आप लगा रहे हैं, वो एमएससीआई ने जो भारत के कंपोनेंट डाले हुए हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में, उसके बेसिस पे आप लगा रहे हैं। पूरे भारत पे एज सच जो लग रहा है पैसा, जो इंडिया फोकस ईटीएफ आप देख लीजिए, वो ज्यादा कम है। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट फंड्स या ग्लोबल इमर्जिंग फंड्स में हमारी गिनती आती है। तो इससे मुझे माहौल बिगड़ता दिखता नहीं, क्योंकि ये बहुत लेट रिपोर्ट्स होती हैं और ये आती हैं जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में पुलिस पहुंचती थी जब हीरो ने सब कुछ कर लिया होता था, तब ये पहुंचती हैं रिपोर्ट्स। रेटिंग एजेंसीज हो या ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हो, ये ज्यादा दूरदर्शी नहीं होती। मार्केट इनसे कहीं ज्यादा जानता है। और उसी संदर्भ में मैं कहूंगा कि ये जो रिस्क ऑफ हुआ, ये ओवरडन हो चुका है और इतना कोई खराबी नहीं है दुनिया की इकोनॉमी में या भारत की इकोनॉमी में। स्टैगफ्लेशन नहीं आने वाला, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आने वाला। उल्टा अगर आप आईएमएफ का भी नंबर्स कल का देखें तो इस साल जो बढ़ोतरी है इन्फ्लेशन में, अगले साल काफी तेजी से गिरता है। डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में इन्फ्लेशन गिरता है। तो बात ये 6 महीने की या इस साल की रह जाती है और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है और 1-2 महीने में ये पचा लिया जाएगा। तो यही कहूंगा, चिंता का विषय नहीं है। मार्केट समाप्त नहीं होने वाले, इकोनॉमीज ग्रो करेंगी। और बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि भारत दुनिया का सबसे G20 में अगर आप देख लें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहेगा और काफी ड्राइवर्स हैं भारत के लिए। सरकार पे भी काफी हमें आशा है कि ये जो पीएलआई स्कीम्स के चलते बेनिफिट्स आने वाले हैं, ओवरऑल जो सरकार ने इंश्योर किया है। अभी आईएमएफ का पेपर देखे, सुरजीत भल्ला और करण भसीन और अरविंद वर्मानी का जो पेपर आया पिछले, के एक्सट्रीम पॉवर्टी 0.2% से कम कर दी खाद्य पदार्थ प्रदान करके। इतना बड़ा
खाद्य नेटवर्क कहीं नहीं चलता है इतनी सक्षमता से जितना भारत में चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत गरीब तबके तक खाना पहुंच गया, ये बहुत बड़ी चीज रही। और कंजम्पशन जब लौटता है बड़ी तेजी से लौटता है, उसके लिए हमें तैयारी रखनी है। मार्केट पहले मूव करेगा, मार्केट 6 महीने पहले मूव करेगा कंजम्पशन के लौटने के। 6 महीने पहले तक प्राइवेट कंजम्पशन भारत में -8% चल रहा था 2019 के मुकाबले, अब -1.2 पे आ गया। तो आपने काफी मेकअप कर लिया। एकदम से ये जब बढ़ेगा 4-5% 2019 के लेवल से ऊपर उठेगा, आपके स्टॉक्स बड़ी तेजी से भागेंगे। उसको देखते हुए वो IMF वर्ल्ड बैंक नहीं बताएगा, वो विश्लेषण करने वाले अपने आप पहले जान जाएंगे। जब होगा तब रेडी होंगे बाजार इसके लिए। जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे कि ये रिपोर्ट एक्शन होने के बाद आती है, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, अनुमान तो हमारे सामने आए गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोज़ की तरह और बाजार पर अपना नज़ीरा देने के लिए। कल भी बग्गा साहब हमारे साथ होंगे और उनसे भी जानेंगे कुछ और चीज़ें बाजार के बारे में। एक दो और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स नेहा जैसे बात कर रही थी, बग्गा सर भी आप बता ही रहे थे, जो फंड फ्लो एक्टिविटी है वो तो खराब हो ही रही है। बड़े बड़े बैक टू बैक बड़े सेलिंग फिगर आए हैं, 6,300 करोड़ का आया और उसके बाद कल हमने और बड़ा देखा। एक बार फिर से वो अगर लेकर हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा कल आपने आते हुए देखा है। अगेन इतना बड़ा नहीं था जितना पिछले दिन था, बट अगेन 3 बड़े कल्प्रिट से और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आपने होती हुई दिखी है। तो इन्फोसिस, HDFC बैंक, यहाँ पर ही अगर आप फोकस कर दें तो लगभग 7,000 करोड़ का आंकड़ा तो कल यहीं से आपको एक बार फिर से आते हुए दिखा है। 8,000 करोड़ का आंकड़ा। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक फंड्स की थोड़ी खरीदारी भी हुई है, थोड़ी रिटेल की भी बाइंग हुई होगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3 काउंटर्स में बिकवाली हुई है। डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो ICICI बैंक में भी कल आपने बड़ा एक्शन होते हुए देखा। तो ये जो 3 कल्प्रिट्स बने हुए हैं 2 दिनों की गिरावट के, इनके अलावा अगर आप बाजार को देखें 30% वेटेज है निफ्टी में, तो ऑब्वियसली इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। बट कल 1-2 अच्छे संकेत थे, आखिरी आधे घंटे से पहले 1-2 अच्छे संकेत जरूर बाजार के लिए बने हुए थे। एक तो बैंक्स अच्छी तरह होल्ड आउट कर रहे थे, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स का सहारा था। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल होल्ड आउट करा है, उसके बावजूद आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है, बट रिलायंस ने थोड़ा होल्ड आउट करा है। अगर थोड़ा मूड माहौल बाजार का सुधरता है तो यहाँ से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि FIs की जो लॉन्ग पोजिशनिंग है वो 50% पर आ गई। बहुत रेयरली आप 50% पर इस आंकड़े को आते हुए देखते हैं। तो 70, 72, 73% पर जो अनिल जी कहते हैं ओवरसोल्ड होते हैं, ओवरबॉट होते हैं FIs, अगर आप 50% उसके नीचे आ जाएं तो ओवरसोल्ड जोन पे आ रहे हैं। दूसरी बात PCR पुट कॉल रेशियो, इससे हमें सहारा मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पर आ चुका है। तो ओवरसोल्ड PCR है, FIs की पोजीशनिंग कम हो गई है, यहां से आपको बाजार को सहारा मिलना चाहिए। बट वही बात है, ऊपरी स्तरों पर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मिसिंग है। इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार कल फिर से तोड़े थे, ट्रेंड चेंज करने वाले लेवल्स पर आप क्लोज होते हुए दिखे हैं। तो परेशानी तो है, परेशानी गई नहीं है, बट हाँ एक रिबाउंड के लिए बाजार जरूर ड्यू है ओवरसोल्ड लेवल से। अब वो आ जाता है, किस लेवल पर आता है ये देखना जरूरी होगा। सुमित जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बताने के लिए कौन से लेवल्स आज के बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर उससे पहले डाल देते हैं नजर आज के खबरों वाले शेयर्स पर। काफी सारे खबरें हैं, नतीजों का रिएक्शन है, ट्रिगर्स हैं और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। कुशल, वरुण, अरमान और साथ ही आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और कुछ नतीजे कौन से हैं? मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले कैश स्पेस से जो नंबर्स आने वाले हैं, F&O और निफ्टी से आज कोई नंबर्स नहीं है, बट कैश स्पेस की सूची में एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज, टाटा इलेक्साई, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और साथ ही ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। सुवेन लाइफ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर वारंट कन्वर्जन के चलते करीब 1.8 करोड़ शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। DDMA की अहम बैठक भी है, जिस तरह से दिल्ली में हम कोविड के वापस से बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं। साथ ही कुछ एक सिक्योरिटीज़ जो हैं वो ASM, शॉर्ट टर्म ASM में शॉर्टलिस्ट होती हुई दिखी हैं, जिसमें जीनियस पावर और सेशेशाई पेपर्स हैं। कुछ मूव आउट भी हुई हैं शॉर्ट टर्म ASM में, जिसमें मिसेस बेक्टर फूड्स, ऑन मोबाइल ग्लोबल, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, तेजस नेटवर्क, धामपुर शुगर जैसी कंपनियां हैं। प्राइस बैंड चेंज हुए हैं 20% से 10%, सनफ्लैग आयरन और स्वान एनर्जी में। पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आए हैं। ECC सबसे पहले देखिए, बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर हैं। अनुमान हमारा मार्जिन्स का 13.5% था, उसके मुकाबले 14.3% के आए हैं। हालांकि 20% के मार्जिन्स पिछले साल थे कंपनी के। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 592 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 634 करोड़ आता हुआ दिखा है और मुनाफा 392 करोड़ आया है। हमारा अनुमान 352 करोड़ रुपए का था। LTI यहाँ पर एज पर एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। डॉलर आए करीबन 3.1% बढ़ती हुई दिखी थी, हमारा अनुमान 3.6% का था।
हालांकि मार्जिन 17.3% पर आई है। हमारा अनुमान भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही था। कंपनी का मुनाफा 637 करोड़ आया है, 612 करोड़ से बढ़कर 615 करोड़ रुपए हमारा अनुमान था। हालांकि अन्य आय जो है इसमें 34 करोड़ की इंक्लूडेड है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स नंबर्स कमजोर साइड पर हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स पर आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। 32.2% के मुकाबले अब केवल 9.1% के मार्जिन से कंपनी के आए हैं। आय हालांकि 16% बढ़ती हुई दिखी है, पर कंपनी के मुनाफे पर मार्जिन्स का खासा दबाव आता हुआ दिख रहा है। करीबन 82% की गिरावट के साथ 60 करोड़ पर अब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। और अंत में मास्टेक नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की मार्जिन्स 19.2% से घटकर 18.7% पर आई है। ये तिमाही आधार पर क्यू नंबर्स बता रहा हूँ, और कंपनी का मुनाफा केवल 9% बढ़कर 80 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मिले जुले नंबर्स आप मैस्टेक के लिए काउंटर करके चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया कुशल वो डिटेल रखने के लिए। वरुण की तरफ बढ़ते। वरुण, जरा बताइए कि आज खबरों के दम पर किन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा? ओके, सबसे पहले तो आइनस टायरोल्यूशन OFS इस कंपनी का चल रहा है। कल खुला था, आज भी खुला रहेगा, लेकिन पूरे अभी तक जो नॉन रिटेल का हिस्सा है वो भरा नहीं है। 95.42% के आसपास ही नॉन रिटेल का हिस्सा जो है वो भरा है, और 800 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा गया है। NBFCs को नज़र में रखेगा, क्योंकि RBI की तरफ से काफ़ी सारे नियम जो है वो NBFCs के लिए आए हैं। सबसे पहले RBI ने NBFCs के लिए कैपिटल नियम जो है उनमें बदलाव किया है। साथ ही साथ NBFCs की जो अपर लेयर है उसमें जो टियर 1 कैपिटल है वो 9% रखने को किया गया है। प्रॉपर्टी के रिवैल्यूएशन रिजर्व को टियर 1 की जगह टियर 2 की जगह टियर 1 कैपिटल में माना जाएगा। बड़ी NBFCs किसी भी कंपनी को अपनी कैपिटल बेस का 20% से ज़्यादा लोन जो है वो नहीं दे पाएंगी। बोर्ड मंजूरी के बाद ही इस सीमा को 25% तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इंफ्रा फाइनेंस NBFCs के लिए 30% की सीमा रखी गई है। वहीं बड़े और मीडियम NBFCs के डायरेक्टर को लोन के नियम जो है वो सख्त किए गए हैं। बोर्ड की मंजूरी के बाद करीब 5 करोड़ के आसपास की अधिक से ज़्यादा लोन जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो काफ़ी सारे नियम जो है वो NBFCs के लिए बदले गए हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स में नजर रखेगा, क्योंकि फरवरी का सब्सक्रिप्शन डेटा आया है। जियो ने फरवरी में करीब 36,60,000 ग्राहक जो है वो गंवाए हैं। वोडाफोन आइडिया एज यूजुअल 15.3 लाख ग्राहक जो है वो इन्होंने भी गंवाए हैं, लेकिन भारती एयरटेल ने 15.9 लाख ग्राहक जो है वो जोड़े हैं। एस्कॉर्ट्स आज से ट्रैक्टर की कीमतें जो है इस कंपनी ने बढ़ा दी है। लगातार खर्च बढ़ने के चलते अलग अलग मॉडल पे अलग अलग कीमतें बढ़ाई गई है। फोर्टिस हेल्थकेयर पर नजर रखेगा, क्योंकि सेबी ने 9 संस्थानों पर कुल 24 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया है। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह पे करीब 5-5 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया, और 3 साल के लिए इन्हें मार्केट से बैन भी कर दिया है। तो इसके चलते फोर्टिस हेल्थ भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फोकस में रहेगा। इंडियन होटल्स, चेन्नई में नया ताज होटल जो है वो ये कंपनी खोल रही है। 3.5 एकड़ की प्रॉपर्टी जो है वो ये कंपनी बनाने वाली है। 235 कमरे और 123 ताज ब्रांडेड रेसिडेंशियल्स जो है वो होंगे इसमें। तो कहीं ना कहीं इंडियन होटल्स भी आपके फोकस में रहना चाहिए। और महिंद्रा लाइफ यूनिट को इनकम टैक्स का नोटिस मिला। इस कंपनी की एक यूनिट है, उसको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स से करीब 102 करोड़ के आसपास की मांग जो है वो की गई है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसका इम्पैक्ट महिंद्रा लाइफ पे आपको देखने मिलेगा। ओके, पॉइंट टेकन। अरमान, चलिए अब आपकी बारी है। कुछ बल्क डील की खबरें निकल कर आई हैं, उस पर अपडेट दीजिए। एंड ऑफ कोर्स और स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट आपकी क्या कहती है वो भी बताइए। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जिसमें नेवल्स, ग्रेन्यूल्स और पेस्टिसाइडल कंपोजिशन के लिए भारत सरकार से इन्हें 20 साल के लिए एक पेटेंट मिला है। VRL लॉजिस्टिक, जिसमें विंड पावर कारोबार बेचने के लिए रतन सीमेंट के साथ कंपनी ने करार किया है, और 48 करोड़ में ये बेचा जाएगा कारोबार। रेस्टोरेंट्स और QSR कंपनीज पर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें फाइन डाइनिंग और QSR कंपनियां लगभग 15% अपने दाम बढ़ा सकती हैं, और वो कच्चे माल में बड़ी जो आ रही है बढ़ोतरी, उसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। पॉली मेडिक्योर और अदर मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज पर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें पाबंदी लगने के बाद भारत से और मेडिकल इक्विपमेंट चाहता है रूस, और 22 अप्रैल को जो एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है भारत और रूस की मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों के बीच, इस पर चर्चा होगी। कुछ बल्ड डील्स हैं, जिसमें एवररेडी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने लगभग 4 लाख शेयर्स 320 के भाव पर खरीदे हैं, और HBL पावर सिस्टम में बनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल है, जिसने लगभग 70 लाख शेयर्स जो 2.55% स्टेक है वो बेचा है, और इसको बेचने के बाद अब उनकी हिस्सेदारी 5.9% हो चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें, ऑफ कोर्स जो बल्ड डील एक्शन होते हुए दिखाए। डालते हैं नजर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले ACC की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर CLSA की तरफ से जो नोट आया है,
इसमें खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2530 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे तिमाही अगर आप देखें तो लार्जली इनलाइन है, इनके अनुमान के मुताबिक ही आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन यहाँ पर ये न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने बढ़ाया है, 2220 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया है। और ये मान रहे कि कॉस्ट कंट्रोल यानी खर्चों में नियंत्रण के चलते जो कामकाजी प्रदर्शन आया कंपनी का वो अच्छा देखने को मिला। बैंक ऑफ अमेरिका देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2530 रुपये का लक्ष्य दिया है। और जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि लक्ष्य में बहुत ही मामूली करीब 50 रुपये की कटौती की है, 2400 रुपये का अब ये फिलहाल लक्ष्य दे रहे हैं। L&T इन्फोटेक यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट है, ये बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो यहाँ पर इन्होंने घटाया है, 4648 से घटाकर 4570 कर दिया है। और ये मान रहे कि ऑर्डर बुक जो है वो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन यहाँ पर मार्जिन के दम पर देखने को मिला है। JP मॉर्गन ने देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो घटा है, 6900 से घटाकर 6400 रुपये कर दिया है। और इन्होंने EPS के अनुमान में भी देखें तो थोड़ी सी कटौती की है, लेकिन एक चीज़ ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर भरोसा इनका जो है बना हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया आती है और सेक्टर से अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर जो ओवरवेट की रेटिंग है इसे बरकरार रखा गया है। नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 5970 से बढ़ाकर 6180 रुपये कर दिया। हालांकि एक और अच्छी बात इन्होंने ये की है कि ये कह रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम ये स्टॉक ऐसा है जो इन्हें पसंद आ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी देखें तो EPS के अनुमान में करीब 3% की कटौती की है। SRF अंत में यहाँ पर भी नज़र रखिएगा। यहाँ पर जेफरीज की तरफ से जो है कि इंटरेस्टिंग नोट आया, जहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2529 की जो है कल की क्लोजिंग है, ये 2010 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि रेफ्रिजरेंट गैस के एक्सपोर्ट में अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी महीने में Y-on-Y 83% की गिरावट देखने को मिली है और वैल्यूएशन बहुत महंगे स्टॉक के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पर कॉशियस व्यू बना रहे हैं और अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर रखनी है नजर, नतीजों का रिएक्शन, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी आपको रखनी है नजर पर। आज बाजार की चाल कैसी रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल की भारी गिरावट के बाद कहां संभलेंगे बाजार, क्या होगा एक्शन, आइए जानते हैं। हमारे साथ तैयार हैं सुमित जी। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताएं, कल ये जो आखिरी आधे घंटे में देखा, डेज हाई से डेज लो बाजार जाते हुए दिखे थे। 450 पॉइंट्स का स्विंग निफ्टी में दिखा, 1200 पॉइंट्स का स्विंग बैंक निफ्टी में दिखा, 17,000 के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखी। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए निकल कर आते हैं वो कौन से हैं? सेल ऑफ के बाद अब अगला सपोर्ट आपको किधर दिख रहा है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वेल दीपांशु, देखिए कल के लास्ट आवर में जो देखने को मिला दैट वाज निजेंट मार्केट के अंदर रिएक्शन। एज सच कोई न्यूज आया नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इतना बड़ा जो 300 पॉइंट का फॉल आया सडन लास्ट आधे घंटे एक घंटे के अंदर, या 600 से 800 पॉइंट का फॉल आया बैंक निफ्टी के अंदर, वो आना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ खास घबराने वाला बात है नहीं। निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी 16,800 के आसपास, 16,850 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट होल्ड करता है। तो जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक कुछ खास घबराने वाला बात है नहीं। आज के दिन का अगर बात करते हैं वेडनेसडे के सेशन में, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा साइडवेज टुवर्ड्स बुलिश मूव रहेगा, जिसमें अगर इंट्राडे के अंदर कोई भी करेक्शन आता है, जो नीचे में सपोर्ट बनेगा निफ्टी का 16,900, 16,850 और 16,850, 50 पॉइंट के गैप से ये नीचे में सपोर्ट बनेगा। तो कोई भी डिप अगर आता है इंट्राडे के अंदर 16,900 तक, तो उन लेवल्स के आसपास निफ्टी के अंदर खरीदारी करना है। ऊपर में 17,000 के ऊपर सस्टेन करने पे 17,100, 17,150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो तीन रेजिस्टेंस आज इंट्राडे के मान के चले, 17,050, 17,100, 17,150 और नीचे में सपोर्ट 16,900, 16,850। डिप में आज खरीदारी करके काम कर सकते हैं। आज का दिन पॉजिटिव रहना चाहिए और बाउंस बैक वाला दिन रहना चाहिए। और जब तक पोजिशनरी 16,800 के लेवल नहीं टूटेंगे तब तक कुछ खास घबराने वाला बात निफ्टी में मेरे को लगता नहीं है। तो आज बायस पॉजिटिव रख के निफ्टी में काम कर सकते हैं। ओके, जिस तरह का कन्विक्शन सुमित जी मॉर्निंग निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे खरीद के मौके या साइडवेज टू बुलिश एक्शन जो आप कह रहे हैं दिखेगा? गुड मॉर्निंग नेहा, बिल्कुल जिस तरह से मैंने अभी निफ्टी का बताया, निफ्टी के सपोर्ट बताया, अब उसी तरह से बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल जो नीजेंट रिएक्शन देखने को मिला, उसको लगता है पॉज मिलेगा। नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, सबसे पहले तो 36,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट 35,800 और फिर 35,700, ये तीन सपोर्ट आप बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मान के चले। ऊपर में इमीडिएट पहला पड़ाव और पहला रेजिस्टेंस 36,700 का होगा, उसके बाद 36,900 और 37,100, ये तीन रेजिस्टेंस आज इंट्राडे के लिए रहेंगे। इसमें भी बायस आज के दिन में
पॉजिटिव रख के काम करना चाहिए। वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत कोई भी डिप आता है 36,300 या 36,200 तक, तो डिप्स में खरीदारी करें। 36,700, 36,900 और 37,100 ये टारगेट्स बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। इसके अंदर भी मुझे लगता है आज लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिलेगा और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगर सम अप करना चाहूं तो कल का जो गिरावट आया मुझे नहीं लगता कि वो नीचे में सस्टेन होगा। मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और ये फॉलो अप मूव यहां से कंटिन्यू हो सकता है कल के लिए भी। तो बायस पॉजिटिव रख के आज काम करें। बायस पॉजिटिव रख के काम करना चाहिए। सुमित जी, 30% वेटेज एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस की है और दोनों दिन ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन और स्टॉक्स का भी रहा, बट इन तीनों स्टॉक्स का मेजर रोल रहा है। अभी भी बाजार इन्हीं के मूवमेंट पर डिपेंडेंट रहेगा या फिर जैसे कल हमने देखा रिलायंस अच्छी खरीदारी दिखा रहा था और एंड तक भी पॉजिटिव ही रहा, बाकी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा था गिरावट से पहले, अब यहाँ पर बाजार का फोकस ज्यादा आएगा? दीपांशु देखिए, आपने सही कहा, ये मेजर पिछले 5 से 7 दिन का जो फॉल हमको देखने को मिला है, उसके अंदर जिस दिन से ये न्यूज आउट हुआ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, उसी दिन से उसके नेक्स्ट डे से हमने इन दोनों स्टॉक्स के अंदर ऊपरी लेवल से अच्छा खासा गिरावट देख लिया। लेकिन मेरे को लगता है कि अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के अंदर यहाँ पर पॉज मिलना चाहिए। एक अच्छा खासा फॉल हमने देख लिया है। छोटा मोटा एचडीएफसी बैंक का अगर मैं बात करूं तो 20-30 रुपए का डिप यहां से और नीचे में देखने को मिल सकता है, लेकिन 1320-1300 लेवल एचडीएफसी बैंक के लिए खरीदारी के लेवल होंगे। अब इसमें रिकवरी और एक अच्छा मूव कब बनेगा? जैसे ये स्टॉक 1380-1390, 1380, 1390 ये लेवल जब ऊपर में ब्रेक होंगे एचडीएफसी बैंक में तो रिवर्सल के संकेत मिल जाएंगे और फिर अच्छा मूव एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी पॉजिटिव मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो कि मैं आज बैंक निफ्टी में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो होने पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये तो लीड करेंगे ही करेंगे। एट द सेम टाइम एचडीएफसी बैंक ये भी लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखाएगा और 1380-1390 का लेवल एक बार तोड़ देता है तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। ये अब ओवरसोल्ड लेवल पर आ गए हैं बाजार, यहाँ से और गिरने की संभावना कम है। ये सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड लेवल्स पर आए गए हैं। जैसे मैं कह रहा था, पीसीआर 0.7 के नीचे आ चुका है, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी पीसीआर तो 0.5 पर आ चुका है। यहाँ से भी अब आप थोड़ा पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट करें। तो ओवरसोल्ड हो चुके हैं बाजार। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस कम हो चुकी हैं, हालांकि कल के मुकाबले देखें तो थोड़ी बढ़कर आई। तो अब एफआईएस इंडेक्स में एटलीस्ट उतनी बिकवाली शायद नहीं करेंगे। कल अगर आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में तो एफआईएस ने कल खरीदारी ही करी है, तो वहाँ पर रखनी है आपको नज़र। स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्की खरीदारी आपने आती हुई देखी, बट ऑफ कोर्स कैश की बिकवाली का फिगर काफी बड़ा कल के एक्शन में भी था। तो थोड़े थोड़े संकेत ऐसे हैं, जैसे सुमित जी भी बता रहे थे, ओवरसोल्ड लेवल से बाजार रीबाउंड के लिए हैं तैयार और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रोज बाजार में बना हुआ है। तो आज कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हमारे एक्सपर्ट्स के, आइए जानते हैं सबके साथ पिक ऑफ द डे में। सुमित जी के साथ साथ हमारा पूरा पैनल है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, मुदित जी और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपसे करेंगे शुरुआत। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। देखिए दीपांशु, मैं तो पिक ऑफ द डे दूंगा जब कल अनिल जी दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो मेरा तो आज तो पिक ऑफ द डे नहीं है, मैं पिक ऑफ द डे को रिज्यूम करूंगा जब कल अनिल जी बिजनेस को शो को रिज्यूम करेंगे। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है सर। आखिरी दिन है जब आप नोटा के जरिए निकल सकते हैं और आपको अनिल जी कुछ नहीं कहेंगे। कल नोटा का इस्तेमाल मत करिएगा, परेशानी में पड़ जाएंगे आप। कुणाल जी, आप भी नोटा का इस्तेमाल करेंगे या आपकी तरफ से पिक ऑफ द डे आज हमें मिलेगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नेहा, बिल्कुल जैसा राकेश जी ने कहा, राकेश जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी नोटा का इस्तेमाल करूंगा और कल अनिल जी जब आएंगे तभी कॉल दूंगा। और बाजार में देखिए, बाजार कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो देखते हैं कि अगर बाजार स्टेबल हो गया तो शुरुआत में ही मैं और राकेश जी 2-3 कॉल्स दे देंगे, जिससे कि भरपाई हो जाएगी पिक ऑफ द डे। चलिए, तो बड़ा ग्राउंड सर आपको कवर करना पड़ेगा आज बाजार खुलने के बाद। एक्सपेक्टेशन हाई वहां पर रहेगी, बट फिलहाल नोटा राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। मुदित जी, आप क्या करेंगे सर? गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए, हम पिक ऑफ द डे के तौर पर हमें लग रहा है कैश स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है, तो ये कैश स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। लॉजिस्टिक स्टॉक्स में लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। जिस तरह के स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक चार्ट्स पर बनते हुए नजर आए, हमें लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक बाय करने की सलाह दे रहे हैं।
367 कल के सेशन में क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे डिप का, एक डिप आएगा, डिप में बाय करेंगे। 360 रुपए के आसपास लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं, 348 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आएगा, 400 रुपए तक के अपसाइड मूव ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में देखने को मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिप में बाय करेंगे, 360 के आसपास पोजीशन बनाएंगे, 348 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन हमें 400 रुपए तक के अपसाइड मूव ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में नजर आता है। पॉइंट टेकन। चलिए सिद्धार्थ सिडानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। जो पिछले हफ्ते के जो एक्सटेंडेड वीकेंड गए हैं नेहा, 4-4 दिन की छुट्टियां, तो जिस हिसाब से क्राउड सब जगह घूम रहा है, तो मैं मानता हूं कि होटल इंडस्ट्री से स्टॉक लाऊंगा और सारे रूम्स ऑक्यूपाइड, एवरेज रूम रेट्स बेटर और कंपनी होगी इंडियन होटल। इंडियन होटल मुझे लगता है कि आज के लिए अगर ना देखें तो शॉर्ट टर्म 2-4-5 दिनों के लिए आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है 254 का है, जिस हिसाब से इनके ताज, विवांटा, जिंजर होटल्स, 19,000 रूम्स, एक्सपेंशन प्लान्स, काफी बेहतर ARR, ऑक्यूपेंसी बेटर और ऑक्यूपेंसी करीबन 70% पे पहुंच गई है। और क्या पता कि ये पिछले 4 दिनों की जो एक्सटेंडेड वीकेंड था, इस पे भी और भी ऑक्यूपेंसी रेट बेटर हुआ हो। तो इंडियन होटल्स काफी बेहतर लगता है मुझे। ऑल्दो मार्केट स्टेबल होते दिख रहा है, तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रखिएगा एक हफ्ते का 254 के टारगेट के लिए। ओके, तो 254 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें इंडियन होटल्स। आज तो खबर भी है, चेन्नई में एक नया ताज होटल ये खोल रहे हैं, चौथा ताज होगा चेन्नई में। और वैसे अगर इनके बाकी ग्रुप ब्रांड्स देखें तो 13 प्रॉपर्टीज इनके ऑलरेडी चेन्नई में है, बट नया ताज चेन्नई में खोल रहा है इंडियन होटल्स। तो नजर रखिए, 254 का टारगेट। सिद्धार्थ जी को पसंद है ये काउंटर। आइए सुमित जी से भी लें उनकी पिक ऑफ द डे। सुमित जी बताएं सर। डे के तौर पे कैनरा बैंक को सिलेक्ट करना चाहिए, 233-234 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 234 के आसपास इसका कल का क्लोजिंग है। 230 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। पिछले 5 से 6 दिन की गिरावट के बाद अब स्टॉक में यहां से बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 240 रुपए से लेके 242 रुपए तक का मूव कैनरा बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 230 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कैनरा बैंक में खरीदारी करें। 240, 242 ये लेवल्स 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब Q4 नतीजों का तो सीजन फुल स्विंग में है और हमने कल LTI और ACC के नंबर्स भी आते हुए देखे हैं जो कि अच्छे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहे हैं। सिडानी जी, आप LTI पर अपना व्यू देना चाहेंगे? जिस तरह के नंबर्स आए उस पर आपका व्यू क्या है और अब उसमें क्या किया जा सकता है बाजार खुलने से पहले, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो? देखिए नेहा, नंबर्स तो काफी इनलाइन रहे, मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अच्छा रहा, तो मैं मानता हूं कि इसमें बने रहने की सलाह है। काफी बेहतरीन कंपनी है LTI, LTTS दोनों ही। और मैं मानता हूं कि इसके साथ ही अगर आपको कुछ जोड़ना भी हो तो माइंडट्री भी एक काफी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ACC सीमेंट के नंबर्स तो बहुत दमदार है, बट सीमेंट में मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो रहेगा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक टॉपिक रहेगा। L&T इन्फोटेक पर भी रखी नहीं नजर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले लें मुदित जी। भारी गिरावट आती हुई दिख चुकी है मिड कैप IT में। L&T इन्फोटेक आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें। नतीजे तो ठीक थे, अगर पॉजिटिव व्यू आता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर फिर से गिरता है तो कहां पर सपोर्ट्स हैं? देखिए दीप, अगर और इसमें स्टॉक में करेक्शन आती है तो हमें लगता है 5300 5300 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। और अगर 5300 भी नहीं संभला तो इस काउंटर में 5160 तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करते हैं तो यहीं से सपोर्ट लेता है। अगर कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कल का जो लो था 5365, इस लो से स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकता है। बाउंस बैक में 5600 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, क्योंकि कल के सेशन में जो करेक्शन देखने को मिला, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे काउंटर फिसल गया। और जिस तरह के करेक्शन आई कल 7% का सेल ऑफ देखने को मिला, ये एक बिग करेक्शन है। 200 डामा को तोड़ दिया है, जो भी ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है। तो पूरी तरह से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है, तो बाउंस बैक में ओवरऑल बेच के चलने की सलाह होगी। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए अब थोड़ा सीमेंट सेक्टर पर भी बात कर लेते हैं। ACC के कल नंबर्स निकल कर आए, उम्मीद के मुताबिक ही रहे। चार्ट्स पर राकेश जी, अगर आप एक बार चेक करके बता सके सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? एंड अदर देन दैट दूसरे सीमेंट सेक्टर्स, क्योंकि काफ़ी हलचल यहाँ रही है, खबरें भी रही हैं, सीमेंट कंपनियों ने दाम भी बढ़ाए हाल फिलहाल में। चार्ट्स पे ACC और बाकी सीमेंट सेक्टर।
देखिए नेहा, कल जैसे हम बात करते हैं, एसीसी ने एक मेजर लेवल को तोड़ा है और तोड़ने के बाद स्टॉक गिरा है, बट नीचे में देखें तो कल 2023 के अराउंड एक सपोर्ट था, वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला है। और कल तक नेहा ऐसा लग रहा था कि श्री सीमेंट एक रैली ले सकता है, बट मार्केट की गिरावट में वो भी गिरा है। तो सीमेंट में मुझे लगता है अगर कुछ पिक करना है तो श्री सीमेंट पे नजर रखनी चाहिए। श्री सीमेंट मैंने कल की मार्केट की गिरावट में इंटायर सीमेंट स्टॉक्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला था, बट एकमात्र स्टॉक जो सीमेंट का है वो श्री सीमेंट है, जिसने अपने एक नियर टर्म सपोर्ट्स को, इमीडिएट सपोर्ट्स को टेस्ट नहीं करा, उससे पहले उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर 24,500 श्री सीमेंट के अंदर 24,500 एक अहम सपोर्ट है। अगर सीमेंट में कुछ पिक करना है तो श्री सीमेंट होना चाहिए, जिनके पास है 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और यहाँ एक्शन देखने को मिलेगा। जब ये 25,500 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़े वाला एक्शन देखने को मिलेगा। तो सीमेंट में अगर कहीं नजर रखनी है तो श्री सीमेंट पे नजर रखनी चाहिए। फेयर इनफ, तो श्री सीमेंट पर रखिए नजर, अगर एक्शन आएगा तो इस काउंटर पर थोड़ा ज्यादा आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। मैस्टेक, इस पर भी एक बार जरा डालते हैं नजर, ये भी अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा। सुमित जी, कोई राय मैस्टेक के चार्ट पर? दीपांशु, मेरे को लगता है देखिए स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले 10-15 दिनों से, और स्टॉक अभी 200 डीएमए के पास आ चुका है। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट जो मैस्टेक का बनेगा 2750 का बनेगा। अगर 2750 के लेवल टूटते हैं तब तो गिरावट और आएगी, नहीं तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 2850 और 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बस ये सिर्फ बाउंस बैक तक का ही मूव है, उसके बाद फिर क्लियर होगा कि ये बड़ा तेजी करेगा कि नहीं मिलेगा, करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 2850 से लेके 2900 तक। ओके, चलिए नतीजों की बात कर रहे हैं तो टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आ रहे हैं आज। कुणाल जी, आप इसका एक चार्ट चेक देखकर बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हैं। ऑफ कोर्स नंबर्स आएंगे तो उसके बाद तो हमें कुछ रिएक्शन दिखेगा, लेकिन चार्ट्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं? देखिए नेहा, अगर पिछले कुछ हफ्तों का आप चार्ट देखें तो आप पाते हैं कि एक बड़ा करेक्शन हमने टाटा एलेक्सी में देख लिया है। स्टॉक बहुत दमदार है, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों में एक स्टीप करेक्शन लगभग 1,000 रुपए का हुआ है। तो अब इन स्तरों पर मुझे लगता है एक सपोर्ट स्टॉक को हासिल है, तो इन स्तरों पर बेचने की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है कि यहां पर कुछ स्थिरता आएगी। आज पोस्ट रिजल्ट्स आप देखेंगे, हो सकता है स्टॉक बॉटम लगाकर वापस से ऊपर के लेवल्स आपको दिखाने लगे। तो मेरी राय में अगर मान लीजिए रिजल्ट्स के बाद कुछ गिरावट आते हुए दिखती है तो वहां पर इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर मुझे 7500 के आसपास नजर आता है। ओके, तो 7500 के करीब अच्छा सपोर्ट है। टाटा एलेक्सी में आप करके चल सकते हैं खरीदारी। मिड कैप आईटी में जो गिरावट आई है उसके साथ ये स्टॉक भी काफ़ी हैवी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। ऊपरी स्तरों से अगर आप बात करें तो टाटा एलेक्सी भी लगभग 15-16% गिर चुका है। बट एक स्टॉक जो कल ही 10% गिरा और वो है माइंडट्री। सिद्धार्थ जी, नतीजे तो ठीक ठाक थे, आई थिंक बाजार के मूड माहौल के बाद ये भी फिसला है। माइंडट्री इन पर्टिकुलर कोई राय आपकी? और ये जो माइंडट्री एल&टी इन्फोटेक की मर्जर की खबरें आई हैं दोनों कंपनीज के तरफ से, फिलहाल तो खंडन आ गया, बट ऐसी बात चल रही है कि शायद अगले हफ्ते इस पर कुछ अनाउंसमेंट आ सके। कैसे देखेंगे सर इस डेवलपमेंट को, अगर फाइनली ये मर्जर होता भी है तो? बिल्कुल दीप, मैं भी काफी उम्मीद रखता हूं कि माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक के बीच में मर्जर हो जाए, और मैं मानता हूं कि इंडिविजुअली भी माइंडट्री का जो फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रांग है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत बेहतरीन है। मैं मानता हूं कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी है। तो माइंडट्री पे तो हमारी खरीदारी की राय है। ऑल दो ये पूरा समूह जो है आईटी का वो एक मंदा या थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है, तो इस कारण से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। बट रिजल्ट्स और नतीजे के लिहाज से मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है यहाँ से, और आने वाले 2-3 क्वार्टर का अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। तो अगर माइंडट्री में कहीं पे भी अभी आज भी अगर आपको गिरावट मिलती है तो लंबे समय के लिए जरूर ऐड करें। सिद्धार्थ जी, जरा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि कल ऑफ कोर्स जब तक वो बाजार में आखिरी 1 घंटे का कोहराम नहीं आया था तो हमने देखा था कि ये पूरे सेक्टर में हरियाली दिख रही थी। आज डीडीएमए की बैठक है, कोविड केसेस हैं, वो अलग अलग राज्यों में फिर से सिर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चौथी लहर की बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है। मुझे बताइए, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर कुछ है आपके रेडार पे? बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि चौथी लहर की अब उम्मीद तो लग नहीं रही है, बट अगर आ गई तो डेफिनेटली फिर से डायग्नोस्टिक स्पेस फिर से अच्छा रुझान दिखाएगा। बस मुझे वही एक ऑप्शन दिखता है। बाकी मैं डायग्नोस्टिक स्पेस में जितनी रैली देख चुके हैं उससे ज्यादा रैली मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हेल्थ केयर स्पेस में मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज के तारीख में, और उसमें से बहुत ही सिलेक्टेड निश प्लेस मुझे बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, जैसे कि किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
जो तेलंगाना एपी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 1400-1500 बेड का एक्सपेंशन प्लान है, काफी अच्छी एफिशिएंसी है, मार्जिन्स बेहतर है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। किम्स जैसी हेल्थ केयर कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनियों पे जरूर नजर रखना चाहूंगा और किम्स को खरीदना चाहूंगा। तो ये है आपके लिए किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पर आप अच्छा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात करें नेहा, तो कल बड़ा एक्शन अपोलो हॉस्पिटल्स में आते हुए दिखा। गिरते हुए बाजार में भी टॉप गेनर था, इनफैक्ट 6% ऊपर अपोलो बंद हुआ। डेज हाई से ज़्यादा ये भी नहीं फिसला, हालांकि बाजार में आपने देखा आखिरी घंटे में 300-350 पॉइंट्स की गिरावट ऊंचाई से आई थी, बट ये अपने लेवल्स होल्ड करते हुए दिखा। कोई खबर थी क्या इसमें? एक्शन बन रहा था, बट आई डोंट नो इसी स्पेस से जुड़ा हुआ एक्शन है या फिर अपोलो हॉस्पिटल स्पेसिफिक कुछ मूव आ रही है। बट मुदत जी, अपोलो हॉस्पिटल्स कल होल्ड आउट करा, निफ्टी का टॉप गेनर था। आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्ट करें सर? बिल्कुल दीप, तेजी बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक में बन रहे हैं, ना केवल कल का अगर सेशन छोड़ दें, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वीकली चार्ट पर स्टॉक में एक ट्रायंगल बना है जिसका ब्रेकआउट 4860 के आसपास आता है। जैसे 4860 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, जिस दिन भी निकलेगा उसी दिन 5000 और 5050 तक के अपसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा। हो सकता है वो आज के दिन हो, पर जैसे 4860 के ऊपर निकलेगा, अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। 200 रुपए तक और ऊपर की तरफ अपसाइड मूव हमें नजर आते हैं। 5050 तक की तेजी ये काउंटर दिखा सकता है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कोई नया भी बाय करना चाहता है, कोई भी डिप आता है, डिप में बाय करके चलेंगे। 4860 के ऊपर तो अग्रेसिव हो जाएंगे स्टॉक के लिए 5050 तक के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4730। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, अब हमारे साथ शो में संदीप वागले जी भी शामिल हो गए हैं। वागले सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर बताइए आपकी सबसे पहले पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नेहा, आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गैप अप अगर ओपन होता है तो ऊपर में बिकवाली आने के चांसेस है, तो पहले एक आधे घंटे वॉच करके फिर व्यू देना ज़्यादा बेटर होगा। तो फिलहाल मैं नोटा का इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो नोटा की हैट्रिक आज राकेश जी, कुणाल जी और वागले साहब की तरफ से। बाजार एक बार खुलने देते हैं, सेटल होने देते हैं, क्योंकि कल की भारी गिरावट से ऑफकोर्स मूड माहौल पर तो हमने भारी असर पड़ते हुए देखा ही है। आज देखते हैं फॉलो ऑन बाइंग आती है या फिर से आप सेलिंग का मूड बाजार में लौटते हुए देखेंगे। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसे हम कह रहे हैं, काफ़ी सारे काउंटर्स में और आपको होते हुए दिखेगा। फोर्टिस हेल्थ केयर, कुणाल जी इसके चार्ट्स पर राय दें। सेबी ने 9 संस्थानों पर जुर्माना लगाया 24 करोड़ का। हालांकि कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, क्योंकि प्रीवियस प्रमोटर उनकी कंपनीज पर लगा हुआ है, कंपनी स्पेसिफिक फोर्टिस पर 1 करोड़ का जुर्माना है, फोर्टिस हॉस्पिटल्स पर 50 लाख का जुर्माना है। बट फोर्टिस हेल्थ केयर के चार्ट्स कैसे दिखते हैं इस समय? देखिए, कंसोलिडेशन चल रहा है दीपांशु, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स में तेजी बन रही है, नारायण हृदयालय में तेजी बन रही है, तो फोर्टिस का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। और मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा भाव है, इनके आसपास ही सपोर्ट है, तो यहां पर बिकवाली की राय नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको दोबारा से 290-295 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। ओके, चलिए एनबीएफसी से जुड़ी हमने एक बड़ी खबर आते हुए देखी है। दरअसल आरबीआई की सख्ती यहां पर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली कहा है कि डायरेक्टर्स और उनके संबंधियों को 5 करोड़ से अधिक का लोन लेने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। तो ये एक डेवलपमेंट आता हुआ। सिद्धार्थ जी, एनबीएफसीज इस खबर के बाद आप कुछ एक्शन यहां पर आता हुआ देख रहे हैं? कोई रिकमेंडेशन आपके एनबीएफसी सेक्टर में? देखिए, एनबीएफसी स्पेस में मेरा जो टॉप पिक रहेगा वो है एचडीएफसी लिमिटेड, जो विलय होने वाला है एचडीएफसी बैंक के साथ। मैं मानता हूं कि काफी विन विन सिचुएशन है, और अभी भी मैं चाहता हूं कि ये जो जॉइंट एंटिटी है वो काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो एनबीएफसी में एकमात्र कॉल, और मैं मानता हूं कि एनबीएफसी अब अच्छा रुझान दिखाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं, एनबीएफसी में भी काफी क्रेडिट ग्रोथ और मजबूती दिखेगी। तो मैं एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाऊंगा। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि भारी गिरावट एचडीएफसी लिमिटेड में पिछले कुछ दिनों में हमने होती हुई देखी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स करीब है, जैसे सुमित जी अभी मार्केट सेटअप में हमें बता ही रहे थे। एचडीएफसी बैंक दोनों देखेंगे यहाँ से समझते हैं या नहीं। इन्फोसिस पर सिद्धार्थ जी क्या कोई राय, जो नतीजों के बाद इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, क्या ये वापस अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स हैं या फिर आईटी में थोड़ी और बिकवाली आना बाकी है अभी? देखिए दीपांशु, पिछले साल के सारे ही नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स की मैं बात करूं तो सारे ही नंबर्स अच्छे आए हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट तिमाही।
और इन्होंने अपने गाइडेंस को इंप्रूव किया है। करीबन 16.5% का गाइडेंस हुआ करता था जो ऊपर में 19.5% पे ले गए हैं। तो मैं अभी भी भरोसा रखता हूं इन्फोसिस के साथ, क्योंकि ये वन ऑफ क्वार्टर मुझे लगता है जो मिस हो चुका है, इसके कारण गिरावट दिखी है और मैं मानता हूं कि नतीजों के पहले भी अच्छी खासी गिरावट दिखी है। तो यहाँ पे इन्फोसिस पे जरूर खरीदारी करूंगा, बट समय सीमा आपको 3-4-6 महीने की रखनी चाहिए, एकदम 1 महीने की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 15-20 दिन या 1 महीना आईटी के लिए कमजोरी भरा रह सकता है। लेकिन चलिए अब RIL पर एक चेक मैं राकेश जी, कुणाल जी से लूंगी। आपने इस पर कल सलाह भी दी थी और इनफैक्ट बाजार यहां पर बिल्कुल धड़ाम हो गया, लेकिन एक RIL ने हमने देखा कुछ अच्छा खासा होल्ड आउट किया था, ऑलमोस्ट 100 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर हमने उसे कल बंद होता हुआ देखा। इस पर बात भी की थी, काफी कन्विक्शन भी बना था। कुणाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। अब यहां से क्या सलाह होगी आपकी? ओके, चलिए राकेश जी, इफ यू हर्ड माय क्वेश्चन, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। नेहा, मेरा तो मानना है रिलायंस के साथ बने रहना चाहिए। नीचे में 2600 काफी अच्छा सपोर्ट है, 2600 काफी अच्छा सपोर्ट है। कल की वीकनेस में भी बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ था और यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए और ये स्टॉक ऊपर में 2680, 2685 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है, तो खरीदारी की राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो खरीदारी की राय रहेगी रिलायंस में। कल चार्ट कॉर्नर का कॉल भी आया था इस काउंटर पर और हमने देखा बाजार में थोड़ा सपोर्ट रिलायंस ने देने की कोशिश करी थी। ऑफ कोर्स जिस तरह की बाकी सेक्टर्स में भारी बिकवाली आई उतना मूव नहीं आ पाया, बट डेफिनेटली आज भी रिलायंस फोकस में रहेगा। एस्कॉर्ट्स, वागले साहब दाम बढ़ा रहे हैं ये भी बाकी ऑटो कंपनीज की तरह, एस्कॉर्ट्स पर चार्ट पर राय सर? दीपांशु, ये लेवल पे बेच नहीं सकते, मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन चार्ट वीक है, होगा तो भी बाउंस बैक होगा। बेसिक जो पैटर्न है वो पिछले जो 1900 से सीधे 1500 तक जो फॉल आया है उसमें बिगड़ गया है, बाउंस बैक होगा, हो सकता है 1600-1650 तक, वहां पर बेच के चलना चाहिए। मेरा व्यू जो पॉजिटिव था पहले वो अभी निगेटिव हो गया है, ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। 1500-1450 ये ऑन द डाउन साइड है, 1650-1700 ये ऊपर वाली रेंज है। ओके, मुदित जी, एक बार महिंद्रा लाइफ के चार्ट पर नजर डालिए, जरा बताइए वहां पर कैसे मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? लाइफ स्पेस के चार्ट्स तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला और वो होल्ड हो पा रहा है। कल के सेशन में भी इतना सेल ऑफ में स्टॉक में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को होल्ड किया है, तो एक यहाँ से भी तेजी बन सकती है। जब तक ये चार्ट्स पर 340 के लेवल को होल्ड करता है तब तक जो बाइसनेस है स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर 340 के एसएल्स है, अगर कोई बाय करना चाहता है बिल्कुल बाय करके चल सकता है। पहला टारगेट यहाँ से 400 रुपए का होगा, 400 रुपए निकाल दिए, उसके बाद 430 तक के अपसाइड मूव महिंद्रा लाइफ स्पेस में नजर आएंगे। तो 340 के एसएल्स है, बाय करने की सलाह। कल हमने इसमें इनफैक्ट खबर भी देखी थी कि महिंद्रा लाइफ सिटी के जो डेवलपर्स हैं उनको आईटी विभाग से नोटिस आया था। तो खैर ओवरऑल मार्केट का तो प्रेशर रहा है, लेकिन ये भी खबर इनके लिए एक नेगेटिव साबित हुई और 3.25% की कमजोरी लेकर स्टॉक बंद हुआ। एब्सोल्युटली। तो महिंद्रा लाइफ पर आपको रखनी है नजर, ये जो 100 करोड़ का टैक्स नोटिस आया है उसका इम्पैक्ट काउंटर पर भी होते हुए देखा। डेज लो पर ये चार्ट भी बंद हुआ।